रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है भेड़े और भेड़िए। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वह आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं, उसमें भेड़ें बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवनधारी किसी को नहीं सताएगा, नहीं मारेगा, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज हमारा आधारित होगा। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को नहीं मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के पास दो चार सियार रहते ही है। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा, या शायद दूसरे की उक्ति को अपनाकर बनाकर कहता हो। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज्य तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी। सियार सब जानता था, मगर जानकार भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए तो जाए कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजाब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया।
उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की ओर देखने लगा, जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़े तथा अन्य पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात होती। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीले रंग से रंग दिया, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे। मगर 3 बातों का ख्याल रखना, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें आएगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी। यह नीला सियार नीला और पत्रकार है, और यह हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। जरा ठहरो। भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं, और ये तीनों। बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं महाराज, अब चलिए, देर मत करिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरतापूर्वक, सिर झुकाए, विनय की मूर्ति। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोले हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है,
उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके कभी कभी भेड़िए संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने तो जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है, सो झुका ही है। परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे से ही मेरी बात हुई। एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला, अपने दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेदिया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज सवेरे ही की है। अब तो वह सर्वस्व त्याग चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझे। बोलो सब मिलकर संत भेड़िया की जय हो। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़े को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखार विंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है। वह गदगद हो गए हैं और भाव तिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए। आप इन्हें नहीं पहचान पाए होंगे, पहचानोगी भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है, जो हमें सद उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक है, कवि, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार है, और हरे वाले धर्म गुरु है। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, आइए। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को यूं कहना संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग? कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि काहे का? उनकी कविता में तो शाश्वत ईश्वर के शब्द फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। हे भेड़िया, महान भेड़िया, आप सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करता है, और रात्रि को आप ही की ज्योति लक्ष्य लक्ष्य खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस क्षुद्र का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़े कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ देकर तुम निश्चिंत हो जाओ।
वे भी तुम्हारे भाई है। आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते हैं और हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में जाएगा। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख पाएगा। जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी है, संत है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की कथा है। सब जगह इस प्रचार हो गया कि भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़ियों से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुना। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। तो यह थी हरिशंकर परसाई जी की लोकतंत्र पर आधारित सुप्रसिद्ध कहानी भेड़े और भेड़िए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी कहानियाँ और रोचक किस्से सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।